नमस्कार। स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मनुष्य जीवन भर मेहनत करता है, काम करता है, नौकरी करता है और व्यवसाय भी करता है ताकि उसका और उसके परिवार का जीवन खुशी से व्यतीत हो सके। लेकिन ज़रा सोचिए दर्शकों कि अगर उस व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसकी वजह से उसके या उसके परिवार के जीवन के बहाव के सामने पत्थर आ जाए, उनकी खुशियाँ मायूसियत में बदल जाए तो कैसा लगेगा। जी हाँ दर्शकों, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वह बीमार हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति को ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसकी वजह से वह अपने दिनचर्या का काम नहीं कर पाए तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी बीमारी अगर हो जाए तो उस बीमारी के बारे में अति व उत्तम जानकारी होना बेहद आवश्यक है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो खतरनाक होने के साथ साथ जानलेवा भी है। जी, हम बात करेंगे आज कैंसर के बारे में। कैंसर होने के कारण व उसके बचाव से जुड़ी जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है डॉक्टर भंवरलाल शर्मा, जो महारानी अस्पताल में ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ है। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको अच्छा लगा आप आए हमारे कार्यक्रम में। तो मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, जो कैंसर बीमारी है जो काफ़ी प्रचलित है इन दिनों, वो इतना प्रचलित क्यों हो गया कि जिसकी वजह से लोग उसके बारे में सुनकर काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, उनके मन में डर बैठ जाता है कि यार कैंसर बीमारी हो गई है। आप ज़रा बताएंगे इनके बारे में। कैंसर भी एक रोग का नाम है। जिस प्रकार अन्य बीमारियां हैं उसी प्रकार कैंसर भी एक बीमारी है। कैंसर के बारे में लोगों का भय होना स्वाभाविक है, क्योंकि कैंसर केवल एक मरीज को प्रभावित नहीं करता है। यदि किसी परिवार में किसी व्यक्ति को कैंसर का रोग अगर हो जाता है तो उसका प्रभाव परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो। तो इस वजह से कैंसर के विषय में ज़्यादा बातें होती है। कैंसर के विषय में लोगों में एक डर की भावना होती है। कैंसर होने के पश्चात फैमिली के फाइनेंशियल रिसोर्सेस भी बहुत तेज़ी से ड्रेन होते हैं, आर्थिक बोझ परिवार पर पड़ जाता है। कैंसर मरीज के साथ साथ अन्य लोग भी आर्थिक रूप से अपने रोजगार वगैरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इस वजह से कैंसर का प्रभाव सिर्फ एक मरीज तक सीमित नहीं होता, पूरे परिवार पर, इवन सराउंडिंग में जो सोसाइटी रहती है उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, जो कैंसर नामक बीमारी है वो मनुष्य के शरीर में कहाँ पे होती है? मतलब कौन से बॉडी पार्ट जो बोलते हैं, शरीर का अंग कहाँ पे होता है वो? कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। शरीर में जो भी जीवित कोशिकाएं हैं उनमें कहीं पर भी कैंसर की उत्पत्ति हो सकती है, चाहे वो शरीर के कोई भी भाग हो, ब्रेन से लेकर हमारे स्किन तक। शरीर के जितने भी आंतरिक हिस्से हैं, हृदय हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, शरीर के हर भाग में कैंसर हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो सकती है, तो कौन सा कैंसर काफ़ी प्रचलित है? हमारे भारत में जो प्रमुख 5 कैंसर हैं उनका वर्णन इस प्रकार है कि जो स्तन कैंसर है वो हमारे भारत में आज की स्थिति में नंबर 1 कैंसर है। जी। दूसरे नंबर पर आता है सर्विक्स कैंसर, जिसे ग्रीवा का कैंसर भी कहते हैं। ये भी महिलाओं का कैंसर है स्तन कैंसर की तरह, ये दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर हमारे भारत में जो डाटा है उसके हिसाब से जो मुख और गले के कैंसर है वो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा होने वाले कैंसर है। इसके पश्चात चौथे और पांचवें पे फेफड़ों का कैंसर और कोलोन कैंसर आते हैं। तो ये 5 कैंसर हमारे भारत में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आपने बताया कि 5 प्रमुख में पहला है स्तन कैंसर। स्तन कैंसर ही प्रमुख में पहला नंबर पे क्यों सर? मतलब ऐसी क्या, मतलब उसके पीछे जो कारण है जिसकी वजह से मतलब स्तन कैंसर महिलाओं को हो रही है? और मैंने सुना है और मैंने पता भी लगा है कि स्तन कैंसर की वजह से काफ़ी महिलाओं को मृत्यु हो रही है। मतलब उनका जीवन तो हम जैसे जानते हैं कि महिलाओं का जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उनका जीवन परिवार, अपने समाज में, मतलब समाज के बीच में रहती हुए भी उन्हें ऐसी बीमारी हो जाए। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या प्रमुख कारण होगा? स्तन कैंसर के विषय में जो अभी हम देख रहे हैं, जो ट्रेंड जो चल रहा है कि स्तन कैंसर की संख्या में महिलाओं वृद्धि हो रही है। इसके कुछ जो कारण है वो एक जो प्रमुख कारण है वो ये है कि
आज से 20-25 साल पहले जो हमारे भारतीय परिवारों का स्ट्रक्चर होता था, जॉइंट फैमिली, बच्चों की संख्या ज़्यादा, अर्ली मैरिजेस, तो ये अब क्या हो रहा है, हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब लेट मैरिजेस हो रही है। महिलाओं के जीवन दिनचर्या में भी पहले से बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। महिलाएं आज वर्किंग है, तो वो प्रेफर करती हैं कि बच्चों की संख्या सीमित करने की कोशिश करती हैं। तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जो कुछ हद तक जिम्मेदार हैं महिलाओं में स्तन कैंसर की वृद्धि में। इसका अगर मैं साइंटिफिक तरीके से आपको कारण बताने का कोशिश करूं तो वो ये होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन होता है महिलाओं में एक, तो वो हार्मोन सीधे तौर पर प्रभावित करता है स्तन को। जितनी महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय ये एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में कम हो जाता है, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो सीधा सीधा ये देखा जाता है कि जितनी बार महिलाएं गर्भवती होगी और जितने लंबे समय तक बच्चों को स्तनपान कराएंगी, वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है स्तन कैंसर के लिए। लेकिन आधुनिकीकरण की वजह से, महिलाओं के कामकाजी होने की वजह से और जो भी हमारा पारिस्थितिक बदलाव आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि महिलाएं अब लेट मैरिज में जा रही हैं, कम बच्चे पैदा कर रही हैं। स्तनपान की जो दर है या जो अवधि होती थी उसके साथ भी अब काफ़ी अवधि कम कर दी गई है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से स्तन कैंसर की संख्या में वृद्धि हो रही है। जी सही कहा आपने। आधुनिकीकरण जो हो रहा है उसकी वजह से काफ़ी बदलाव हो रही है, महिलाओं के साथ साथ नहीं, पुरुषों के साथ भी। तो सर पुरुषों में कौन कौन से कैंसर प्रमुख होते हैं? हमारे भारत में पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर मुंह और गले के कैंसर्स हैं। इसका सीधा सीधा कारण धूम्रपान और जो ये एडिक्शंस हैं, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, ये सीधे सीधे कारण है। स्मोकिंग, ये सीधे जिम्मेदार कारण है भारत में। हम पाश्चात्य देशों में मुख और गले के कैंसरों की संख्या जब देखते हैं तो वो भारत के केसेस की संख्या के परिप्रेक्ष्य में बहुत कम होती है। तो और भारत में सीधा सीधा जो एडिक्शंस हैं, जो मुख के द्वारा जो एडिक्शंस यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो धूम्रपान हो, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल, तो ये सीधे सीधे जिम्मेदार कारण है। जी डॉक्टर साहब, हमने कैंसर में स्टेजेस के नाम सुना है, स्टेज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सर ये क्या है सर? कैंसर की जांचों में बहुत सारे हम लोग स्टेजिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। जो सबसे कॉमन स्टेजिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको TNM स्टेजिंग सिस्टम कहते हैं। T से ट्यूमर, इसमें हम ट्यूमर की साइज़ को मेज़र करते हैं। N से नोड्स से जो ट्यूमर जहाँ पे हुआ है उसके आसपास की जो रीजनल लिम्फ नोड्स होती है, ग्रंथियाँ होती है, उनमें जो सूजन आती है उनकी संख्या के आधार पर हम नोड की संख्या निर्धारित करते हैं। और M से मेटास्टेसिस का मतलब होता है एक हिस्से का कैंसर शरीर के दूसरे हिस्से में जब चला जाता है तो उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। तो TNM के आधार पर हम एक स्टेजिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसे हम AJCC स्टेजिंग सिस्टम कहते हैं। तो स्टेजिंग सिस्टम के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि कैंसर की जो जांच है या कैंसर का जब हमने परीक्षण किया है वो आरंभिक अवस्था में किया है कि लेट अवस्था में किया है। स्टेज 1 और स्टेज 2 को हम सम्मिलित रूप से आरंभिक अवस्था कहते हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 को हम सम्मिलित रूप से लेट स्टेजेस कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है, अर्ली स्टेज के कैंसर अगर डिटेक्ट होते हैं तो उनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। स्टेज 1, स्टेज 2 में हमारे पास बहुत ऐसे ऐसे इलाज उपलब्ध हैं आज की स्थिति में कि हम ये कह सकते हैं कि कैंसर पूरी तरीके से क्यूरेबल है, पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होने से या बीमारी का पता लगाने से मरीज को भी बहुत सारे लाभ हैं, चाहे वो आर्थिक लाभ हो, चाहे वो ट्रीटमेंट टॉक्सिसिटीज़ से बचने का लाभ हो, कॉस्ट का लाभ हो। देश के जो रिसोर्सेस हैं वो भी कम खपत होते हैं यदि अर्ली स्टेज में कैंसर का पता लगा लिया जाए। लेट स्टेज में सर्वाइवल बेनिफिट पेशेंट को कम मिलता है। हम उसकी जो ट्रीटमेंट हम जो उनको उपलब्ध कराते हैं, हो सकता है हम अर्ली स्टेज के कंपैरिजन में उतना अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध ना करा पाएँ। बहुत सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं लेट स्टेजेस में। साथ साथ में जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन लिए हुए होता है अपने आप में। मरीज को उस ट्रीटमेंट टॉक्सिसिटीज़ ज़्यादा होगी अगर हम ज़्यादा विधाएं यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट में लेट स्टेजेस में। तो लेट स्टेजेस में सर्वाइवल बेन कंपैरेटिवली कम होता है अर्ली स्टेज के कंपैरिजन में। तो जितना जल्दी बीमारी का पता लगाया जाए उतना बेहतर इलाज है, उतना कम इलाज है, उतना कम खर्चीला इलाज है। जी,
तो मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गई है तो उसका अगर पहला या दूसरा स्टेज में है तो उसका इलाज हो सकता है। बिल्कुल जी। हो सकता है। लेकिन अगर वो तीसरे या चौथे स्टेज पे आ जाए तो उसका थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो हो जाता है। इलाज बिल्कुल हो सकता है, तीसरे चौथे स्टेज में भी इलाज है। लेकिन जो जैसे अर्ली स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें केवल सर्जरी से हम उसको मरीज को निदान उपलब्ध करा सकते हैं। वही मरीज यदि तीसरे और चौथे स्टेज में डायग्नोस होता है तो केवल सर्जरी इनफ नहीं है, केवल सर्जरी से हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे, हमें कीमोथेरेपी भी यूज़ करनी पड़ेगी, हमें रेडिएशन थेरेपी भी यूज़ करनी पड़ेगी, हमें टारगेटेड थेरेपी भी कई बार यूज़ करनी पड़ेगी। तो इससे मरीज की लागत बढ़ती है, इलाज की लागत भी बढ़ती है, मरीज को इलाज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी सहन करने पड़ते हैं। तो इस वजह से अर्ली स्टेजेस में इलाज भी आसान है, सर्वाइवल भी ज़्यादा मिलता है मरीज को, और कई बार मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। तो इससे मरीज को भी लाभ है, चिकित्सक को भी लाभ है और देश को भी लाभ है। जी जी, बहुत सही कहा आपने। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, कीमोथेरेपी, जो काफ़ी प्रचलित है। सर, क्या होता है कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी उस विधा का नाम है जिसमें हम कुछ ऐसी दवाइयों का उपयोग करते हैं जो कैंसर की कोशिकाओं को ख़त्म करती है। जी। ये दवाइयाँ इंजेक्शन भी हो सकती है, टैबलेट फॉर्म में भी हो सकती है, पाउडर फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है जैसे अन्य दवाइयों की तरह। तो इन दवाइयों का उपयोग करना कीमोथेरेपी कहलाता है। जी सर, हमने कीमोथेरेपी में देखा है कि जो व्यक्ति है जिसे कैंसर हुआ है उसके सर के बाल मुंडवा दिए जाते हैं या फिर उन्हें काफ़ी अलग रखा जाता है, ऐसा क्यों सर? नहीं, उनके क्या होता है कि कुछ कीमोथेरेपी एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एलोपेशिया डेवलप होता है, बाल झड़ जाते हैं। जी। तो जो हमारी कन्वेंशनल कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं उनके साथ में ऐसा होता है। जी। तो लेकिन अभी वर्तमान में बहुत सारी परिष्कृत दवाइयाँ कीमोथेरेपी की आ गई हैं। जी। और बहुत सारी ऐसी अन्य डिवाइसेस भी आ गई हैं जिनसे हम एलोपेशिया या जो बाल झड़ने वाली समस्या है कीमोथेरेपी की वजह से, उसे हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दवाई में या हर कैंसर की कीमोथेरेपी में मरीज़ के बाल झड़ें। ये कुछ दवाइयों के साथ में विषय है ये वाला, बाकी ये सभी दवाइयों के साथ ये लागू नहीं होता। जी 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 सर, एक पेन एंड पैलेटिव केयर क्या होता है सर? पेन एंड पैलेटिव केयर एक विधा है चिकित्सा विज्ञान की जिसमें हम ऐसे मरीज जो उम्र के बढ़ने की वजह से कुछ ऐसे क्रॉनिक एलिमेंट्स के साथ जुड़ गए हैं जिसमें लगातार मरीज को दर्द हो रहा है, और कैंसर के ऐसे मरीज जो अंतिम अवस्था में हैं और साथ साथ में कैंसर की वजह से उन्हें किसी भी प्रकार का दर्द है, दर्द केवल शारीरिक नहीं होता, दर्द की अन्य परिभाषाएं भी होती है। वो स्पिरिचुअल पेन हो सकता है, साइकोलॉजिकल पेन हो सकता है, फिजिकल पेन के साथ साथ में जो अन्य तरह के दर्द होते हैं या पेन होते हैं उनको एड्रेस करना पेन एंड पैलेटिव केयर का हिस्सा है। उसमें हम मरीज के दर्द का निदान करने की कोशिश करते हैं। मरीज को हम ऐसी कुछ चीज़ें सिखाते हैं जिससे वो उस दर्द की अवस्था को कोप अप कर सके, उसके साथ अपना जीवन एक रिस्पेक्टफुल तरीके से जी सके। इन सुविधाओं का जो सामूहिक नाम है वो पेन एंड पैलेटिव केयर है। ये केवल कैंसर के विषय में नहीं है, कैंसर के साथ साथ जो उम्र की वजह, एडवांस एजेस की वजह से जो दिक्कत होती है, चाहे वो COPD जो सांस की दिक्कत होती है, चाहे वो हृदय के मरीज होते हैं, चाहे वो आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, उनको भी हम पेन एंड पैलेटिव सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये पेन एंड पैलेटिव सर्विसेज कैंसर के साथ साथ अन्य जो ज़्यादा उम्र की वजह से जो एलिमेंट्स बॉडी में आ जाते हैं उनको भी हम ये सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं। जी डॉक्टर साहब, कैंसर तो चलो हम जान गए क्या होता है, लेकिन सर मुझे ये जानना है कि कैंसर कौन से आयु वर्ग के होते हैं? बच्चे को होते हैं कि महिलाओं को होते हैं ज़्यादा, कि जो 50+ हो गए, जो फिर हमारे बड़े बुजुर्ग को होता है, किनको ये ज़्यादा होता है? ये निर्भर करता है कैंसर कौन सा है। सभी कैंसर्स के लिए जो स्टैटिक्स है ये अलग है। कुछ कैंसर बच्चों में कॉमन होते हैं, कुछ कैंसर मध्य आयु वर्ग के लोगों में कॉमन होते हैं, कुछ कैंसर एडवांस एज में जाके कॉमन होते हैं। अब जैसे स्तन कैंसर की बात की जाए तो ये रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन्स में कॉमन होते हैं, मतलब ये 25 के बाद होना चालू होते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनके होने की संभावना बढ़ती जाती है। कुछ कैंसर केवल बच्चों में ही देखे जाते हैं, जैसे आँख के कुछ कैंसर है जैसे रेटिनोब्लास्टोमा वगैरह, ये छोटे बच्चों में होते हैं। कुछ ब्लड कैंसर हैं स्तन जो बच्चों में कॉमन होते हैं, जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जिसे ALL भी कहते हैं। कुछ कैंसर बड़ों में ज़्यादा कॉमन होते हैं,
जैसे स्टमक कैंसर वगैरह ये बड़ों में कॉमन होते हैं, कोलन कैंसर और मुख के कैंसर ये भी प्रोडक्टिव एज में होते हैं, वयस्कों में ज़्यादा कॉमन है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया स्तन कैंसर, तो एक महिला को कब लगे कि हाँ उसे डॉक्टर के पास जाना है, चिकित्सक के पास जाना है, अपना चेकअप करवाना है? मतलब ऐसे जो शुरुआती कारण होते ना, शुरुआती जो सिम्टम्स आप बोलते हैं, वो एक ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिससे महिला को ऐसा लगता है कि जाना ही चाहिए डॉक्टर के पास, और स्तन कैंसर उसे है या नहीं है इसके बारे में उसे कंसल्ट करना है या पूछना है उनसे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों में इसकी जागरूकता हो कि किन परिस्थितियों में या किन ऐसे स्तन में ऐसे कौन से बदलाव है जिनको लेकर उन्हें चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। जब भी कोई एबनॉर्मल सिक्रेशन होता है स्तन से, वो एक कारण होता है, आपको तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। यदि स्तन के ऊपर की त्वचा पर किसी भी प्रकार का बदलाव दिखाई देता है, डिम्पलिंग दिखाई देती है, या कोई भी गठान स्तन में अनुभव होती है, तो उसे लेकर तुरंत चिकित्सक से संपर्क किया जाना चाहिए। जी। तो जब महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाँ उन्हें चिकित्सक के पास जाना है, तो उन्हें शुरुआती कौन से इलाज दिए जाते हैं स्तन कैंसर में? सबसे पहले उनकी जांच की जाती है। जांच दो तरीके से होती है। एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें चिकित्सक अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए स्तन के गठान को एग्जामिन करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को नोट करेंगे, और उसके पश्चात जो हम रेडियोलॉजिकल सर्विसेज यूज़ करते हैं, मेमोग्राफी करवा सकते हैं, हम स्तन की सोनोग्राफी करवा सकते हैं। इसके बाद ये निर्धारित किया जाता है क्या ये जो भी बदलाव है, जो भी गठान है स्तन में, क्या ये कैंसर हो सकता है। यदि इन हमने जो जांचें करवाई उनके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या इन्हें आगे FNAC या बायोप्सी की आवश्यकता है। बायोप्सी का मतलब ये होता है कि हम उस गठान में से कुछ सैंपल निकालते हैं और उसे हम पैथोलॉजिस्ट के पास भेजकर जांच करवाते हैं, क्या उसमें उनकी कोशिकाओं में कैंसर के बदलाव है। तो ये एक सबसे आवश्यक जांच होती है कैंसर के लिए। तो ये होने के बाद ही निर्धारित होता है कि ये जो ग्रंथि है या ये जो गठान है या ये जो स्तन में बदलाव आए हैं, क्या ये कैंसर है। तो ये बायोप्सी से निर्धारित होते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैंने एक और कैंसर के बारे में सुना है, यूट्रस कैंसर या ओवेरियन कैंसर। सर, ये कैंसर ये जानलेवा कैंसर है कि इसका भी इलाज संभव है? ओवेरियन कैंसर और यूट्रस कैंसर से पहले मैं आपको जो सर्विक्स कैंसर है, जो ये यूट्रस की मुंह होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, जिसे हिंदी में ग्रीवा भी कहते हैं और अंग्रेजी में सर्विक्स कहते हैं, ये हमारी महिलाओं में दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है भारत की महिलाओं में। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो ये सर्विक्स कैंसर हमारे इंडिया में कुछ साल पहले तक सबसे कॉमन कैंसर होता था। स्तन कैंसर से भी पहले सर्विक्स कैंसर की संख्या होती थी। अभी वर्तमान में स्तन कैंसर की संख्या इससे ज़्यादा हो गई है, बट ये दोनों आसपास चल रहे हैं। और जो हमारा रूरल बैकग्राउंड है, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पे स्तन कैंसर से ज़्यादा सर्विक्स कैंसर की संख्या है। तो सर्विक्स कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या ग्रीवा कैंसर, ये कैंसर जो है, इसके जो कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि माहवारी बंद होने के बाद वापस से चालू होना, रक्त का स्त्राव होना, सहवास के बाद ब्लीडिंग होना, सफ़ेद पानी का जाना, महिलाओं के जननांगों में खुजली, ये ऐसे लक्षण हैं जो ये इंडिकेट करते हैं या ये दर्शाते हैं कि संभवतः इन्हें ग्रीवा का कैंसर या सर्विक्स कैंसर हो सकता है। तो इसकी जांचें बड़ी सामान्य तरीके से की जा सकती है, इनमें बहुत ज़्यादा कोई मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है। यदि महिला अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास या चिकित्सक के पास जाएगी तो पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन के थ्रू, मतलब एक टॉर्च और कुछ एक सामान्य से औजार के जरिए हम देख के भी पता लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव चेकअप, हेल्थ चेकअप होते हैं जिनमें हम पैप स्मीयर वगैरह, विजुअल इंस्पेक्शन अंडर एसिटिक एसिड, इनके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि ये जो भी सिम्टम है या ये जो भी लक्षण मरीज को हैं, क्या वो सर्विक्स कैंसर के लक्षण हैं। बहुत सामान्य तरीके से ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर भी ये पता लगाया जा सकता है। सर्विक्स कैंसर का इलाज कैसे संभव है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सर्विक्स कैंसर की भी 4 स्टेजेस होती हैं, जैसे हमने पिछले प्रश्नों में चर्चा करी थी। तो सर्विक्स कैंसर की स्टेजिंग के आधार पर उसका इलाज निर्धारित किया जाता है। जो अर्ली स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2 का कुछ हिस्सा, वहाँ पर केवल और केवल सर्जरी से इसका इलाज संभव है। यदि स्टेज 3 और स्टेज 4 पे सर्विक्स कैंसर डायग्नोस हो रहा है
जब उसका पता लेट स्टेजेस में चल रहा है, तो वहाँ पर इसका जो प्रमुख इलाज है वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन है, सेकाई जिसे हिंदी में सरल भाषा में कहा जाता है। तो कीमोथेरेपी और सेकाई से इसका संपूर्ण निदान संभव है यदि ये लेट स्टेज में डायग्नोस हो रहा है, और यदि अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो रहा है तो केवल शल्य क्रिया से इसका पूर्णतः निदान संभव है। जी सर, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में, ये दोनों क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कैंसर होने की संभावना है? शहरी क्षेत्र में अगर बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली देखा जाता है। भारत के ग्रामीण परिवेशों में सर्विस कैंसर कॉमनली देखा जाता है। ग्रामीण परिवेश में जो एडिक्शन से संबंधित कैंसर है, चाहे मुख और गले के कैंसर है, ये थोड़े ज़्यादा कॉमन है कंपेरेटिव टू जो अर्बन एरिया है, जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे कोलोन कैंसर ज़्यादा कॉमन है, जो सीधे तौर पर दिनचर्या से प्रभावित होते हैं, जो सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल होती है जिसमें हम शारीरिक परिश्रम कम करते हैं, उनसे प्रभावित कैंसर है। तो स्तन कैंसर में भी वो एक कारण होता है, कोलोन कैंसर में भी वो कारण होता है। तो ये कैंसर शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि शहरी क्षेत्र में जैसा उनका रहना सहना है उसके हिसाब से उनको कैंसर हो रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे तंबाकू गुटखा ये वगैरह ज़्यादा खाते हैं, उनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में ये कैंसर ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल, एडिक्शन शहरी क्षेत्रों में भी है, शहरी क्षेत्रों में भी हमें ये कैंसर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो कम शारीरिक परिश्रम करने की वजह से जो कैंसर है वो कंपैरेटिवली शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्तन कैंसर हो गए, कोलोन कैंसर्स हो गए, तो ये शहरी क्षेत्र के लोगों में ज़्यादा है संभवतः। जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और कैंसर से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा है, स्वस्थ शरीर ही इंसान का सबसे बड़ा वरदान है, वही उसका उपहार है और वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी कथन के साथ आपसे मुलाकात होगी अब अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी नेहा चौहान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।